नमो नमो सर्वेभ्यो। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो से हम कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं और कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत हमने कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन किया है। कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्रत्ययों का समावेश किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और न्यत। पिछली वीडियोस में हम तव्यत, तव्य, अनियर और केलिमर इन 4 प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी कृत्य प्रत्यय को आगे बढ़ाते हुए अन्य बचे हुए प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे पास 3 प्रत्यय हैं, यत, क्यप और न्यत। यत, क्यप और न्यत यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो इन तीनों ही प्रत्ययों के अंतर्गत हमें एक सामान्य सी बात या कॉमन सी बात हमें देखने को मिलेगी कि इन तीनों ही प्रत्ययों का य शेष रहता है। इन तीनों ही प्रत्ययों का क्या शेष रहता है? य। देखिए, यत में से त का लोप हो जाता है, य शेष रहेगा। क्यप में से क और प का लोप हो जाएगा तो भी य शेष रहेगा। और न्यत में से ण और त का लोप हो जाएगा तब भी य शेष रहेगा। तो सामान्य सी दिखने वाली बात है कि इन तीनों ही प्रत्ययों का क्या शेष रहेगा? य। तो इसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि तीनों में क्या शेष रहता है? य। और तीनों के ही रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, लेकिन इनका अलग अलग विभाग है कि प्रायः मैंने प्रायः शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि अपवाद और कुछ अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। तो प्रायः स्वरांत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। स्वरांत के साथ किसका प्रयोग देखने को मिलता है? यत का। और हलंत, प्रायः हलंत धातुओं के साथ हमें न्यत प्रत्यय का प्रयोग देखने में मिलता है। स्वरांत के साथ यत और हलंत के साथ हमें न्यत प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिलता है, परंतु उनमें से भी कुछ, जैसे हम अभी आगे अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, कुछ धातुओं के साथ, कुछ हलंत धातुओं के साथ भी हमें यत देखने को मिलता है और कुछ स्वरांत धातुओं के साथ भी हमें न्यत देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्रायः शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि अपवाद भी मिलते हैं। तथा बात करें क्यप प्रत्यय की, तो क्यप प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही स्थलों पर किया जाता है या कुछ ही धातुओं पर किया जाता है। कुछ 7 धातुएं, 7 या 8, जिनके साथ हम क्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हमें एक अपना माइंड सेटअप करना होगा कि कुछ कौन सी धातुएं स्वरांत है और कौन सी हलंत। उसी के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें यत प्रत्यय है कि न्यत प्रत्यय है। देखिए, सबसे पहले हम यत प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। अचो यत, इसका पहला सूत्र है अचो यत। अजंत, अजंत मतलब स्वरांत धातुओं के साथ भाव और कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होता है। स्वरांत धातुओं के साथ भाव और कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होता है। देखिए उदाहरण, ची प्लस यत, फिर ई को ए गुण होगा जिससे क्या बनेगा? ये चेय। पुल्लिंग में चेय, स्त्रीलिंग में चेया और नपुंसकलिंग में क्या होगा? चेय। तो ये स्वरांत का उदाहरण है आपके पास। इसके बाद देखिए, अचो यत सूत्र से पुनः यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात स्वरांत जिन धातुओं के अंत में स्वर होते हैं उनसे यत प्रत्यय होता है। इसका अर्थ भी चाहिए और योग्य अर्थ देता है। यत प्रत्यय में त की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और उसके बाद इसका क्या शेष रहता है? यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को, वही जो तव्यत में हुआ था, धातु के स्वर को गुण हो जाता है। यदि ई होगा तो उसे ए, उ होगा तो ओ और री होगा तो उसे अर आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी नियम तव्यत के समान ही हैं। देखिए, जैसे हमने इसका उदाहरण ची प्लस यत देखा था, ताकि संज्ञा व लोप ची प्लस य। फिर सार्वधातुकार धातु के सूत्र से ई को ए गुण होगा, चे प्लस य चे बनेगा। प्रातिपदिक संज्ञा सु,
सु की प्राप्ति, अतो अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर चेयम बनेगा। अब हमने कहा था प्रायः, मैंने इस पे जोर दिया था कि प्रायः स्वरांत धातुओं के साथ, परंतु कुछ हलंत धातुओं के साथ भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उसी का ये अगला सूत्र है, देखिए, पोर अदुक्तात्, पो प्लस अदुक्तात्। तो वे धातुएं जो प वर्गांत हों, मतलब जिनके अंत में प वर्ग के वर्ण हो, प फ ब भ म, वे धातुएं जिनके अंत में किसके वर्ण हो, प वर्ग के वर्ण हो, और अत उपधा, जिसकी उपधा में अ हो, मतलब जिसकी उपधा में क्या हो, अ हो, अंतिम वर्ण से पहले उसका अ हो। तो ऐसी धातुएं, ऐसी हलंत धातुएं, मैं पुनः एक बात जोड़ दूंगी, ऐसी हलंत धातुएं जिनके अंत में प वर्ग का वर्ण हो और साथ में, ये दोनों कंडीशन एक ही जगह लागू होनी चाहिए, जिनके अंत में प वर्ग का वर्ण हो और उपधा में अ हो, उन्हीं धातुओं के साथ यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, रम अंत में म वर्ण है और आगे अ है, तो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। लब, तो यहाँ पर भी भ है, प वर्गांत है और साथ में अ है, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और हलंत धातुएं हैं, तो इनके साथ हम यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए, शब्द पोरत उपधात, इस सूत्र से भावार्थ में यत् प्रत्यय हुआ, त की संज्ञा व लोप, शब्द प्लस य, प्रातिपदिक संज्ञा, सु की प्राप्ति, अतो अम, अमी पूर्व से पूर्व, मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, शप्यम। तो हमने यत् प्रत्यय के अंतर्गत दो चीजें देखी, एक तो नंबर 1 स्वरांत धातुएं होनी चाहिए, नंबर 2 अगर वे स्वरांत नहीं हैं, अगर वो धातु हलंत है, तो उसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प वर्ग का वर्ण अंत में होना चाहिए और अ आरंभ में होना चाहिए। अब एक ही उदाहरण और है इसका, लघु प्लस यत्, जिससे लघु प्लस यत् प्रातिपदिक वो इस संज्ञा, लोप लघु प्लस य, सु का रुद्ध, सु का अम, अमी पूर्व से पूर्व, और क्या बनेगा, लभ्यम। इस प्रकार हम इसके 3 उदाहरण पढ़ चुके हैं, चेयम स्वरांत वाला और लभ्यम और शप्यम हलंत वाला। इसका नेक्स्ट सूत्र है इद्यति। यह स्वरांत वाले धातुओं में आ को ई करने का कार्य करता है। देखिए, इत प्लस यति, यदि यत प्रत्यय बाद में हो तो आकारांत धातु के आ को ई आदेश हो जाता है। पुनः देखिए, यत प्रत्यय बाद में हो तो आकारांत धातु के आ को क्या आदेश कर देगा, ये ई, और ई आदेश करने पर सार्वधातु कार्धातु का ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गुण आदेश हो जाएगा। देखिए, इसका उदाहरण हम देखते हैं, देयम। यहाँ पर अचोयत सूत्र से यत प्रत्यय आया, इद्यति सूत्र से दा के आ को ई आदेश हो जाएगा, तब स्थिति हमारे पास होगी दी प्लस य, हलंत्यम से यत, तरकीय संज्ञा लोप, सार्वधातु कार्धातु का से ई को एक गुणादेश, तब बनेगा देय। तत्पश्चात सु की प्राप्ति, सु को अतो अम से अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर देयम रूप सिद्ध होगा। तो इस प्रकार यहाँ हमने 3 सूत्र पढ़े, अचोयत, पोरदुग्धात व इद्यति। देखिए इसके उदाहरण, ची प्लस यत से चेयम, पा प्लस यहाँ पर इद्यति लगेगा पेयम, नी प्लस यत से नेयम और लब प्लस यत से लभ्यम, शप्यम, रम्यम आदि उदाहरण इसी से सिद्ध होंगे। इस प्रकार यहाँ हमने 3 सूत्र इसके अंतर्गत पढ़े। हम एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। अचोयत स्वरांत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। नंबर 2 पोरत उपधात, प वर्गांत व अ उपधा में हो, ऐसी धातुओं से भी कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है। इद्यति जो आकारांत धातु को इकारांत कर देता है। अब हमारा अगला प्रत्यय आता है क्यप। देखिए, कतिपय धातुओं में ही जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्यप प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही धातुओं के साथ किया जाता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही धातुओं के साथ किया जाता है। इसका भी यह शेषता है, क और प की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। क्यप धातु के पूर्व धातु का अंतिम स्वर ऋस्व हो तो उसके बाद
ये प्रत्यय हो तो दोनों के बीच में त आ जाता है। इसको हम सूत्र से देखेंगे। देखिए, इसका सूत्र है एति स्तु शास व्री द्रि जुष क्यप। एति स्तु शास व्री द्रि जुष क्यप। 7 धातुएं हैं, इण, स्तु, शास, व्री, द्रि, जुष। इन धातुओं के साथ क्या प्रत्यय होता है? इण, स्तु, शास, व्री, द्रि, जुष। इन 7 या 6 धातुओं के साथ ही क्या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे, इनमें से जो हमने पढ़ा था कि त का आगम होता है, तुक का आगम। ये देखिए, ऋस्वस्य पिति कृति तुक। ऋस्वस्य प्रीति कृति तुक। यदि धातु ऋस्व है, यदि धातु क्या है? ऋस्व है, ऋस्व वर्ण वाली है, ऋस्व स्वर वाली है, तो और पीछे की तरफ ऐसा कृत्य प्रत्यय हो जिसका प संज्ञक हो, तो वहाँ पर तुक का आगम हो जाता है। देखिए, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है। धातु ऋस्व होनी चाहिए। नंबर 2, ऐसा प्रत्यय हो जहाँ पर प की संज्ञा हो, तो क्यप के अंतर्गत प की संज्ञा हो रही है और धातु ऋस्व है। देखिए, इत्य रूप बनाते हैं हम। ई इण धातु से एति स्तु शास व्री द्रि जुष क्यप से यहाँ पर ई धातु के साथ क्यप प्रत्यय होगा, तो ई प्लस क्यप ऐसी स्थिति हुई। क्यप में क और प की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तब स्थिति हमारे पास होगी ई और य। यहाँ पर गुण नहीं होगा क्योंकि कित प्रत्ययों के अंतर्गत हम गुण नहीं करते हैं, तो ई को एक गुणादेश नहीं होगा। अब धातु यहाँ पे ऋस्व है, पीछे ऐसा प्रत्यय है जहाँ पे प की संज्ञा हुई है, अतः यहाँ पर तुक का आगम होगा। इण प्लस ई प्लस तुक प्लस य, तुक का त शेष रहेगा, तब ये रूप बनेगा इत्य। सु का ऋतु, ऋतु का विसर्ग होगा, यहाँ पर बनेगा इत्य। तो यहाँ पर ऋस्वस्य प्रीति कृति तुक से तुक का आगम होगा। उसी प्रकार देखिए स्तुत्य, यहाँ पे भी स्तु धातु में ऋस्व है, इसलिए यहाँ पर क्या रूप बनेगा? स्तुत्य रूप बनेगा। और इसके अलावा व्री धातु से हम बनाएंगे वृत्य। यहाँ पर भी ऋस्व धातु है, इसलिए तुक का आगम होगा, तो यहाँ पर रूप बनेगा वृत्य। आदृत्य, आदृत्य में भी आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु के साथ ऋस्व है, तो यहाँ पर भी तुक का आगम होगा, जिससे रूप बनेगा आदृत्य। इसके अलावा नेक्स्ट है जुष। जुष धातु में ऋस्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे तुक का आगम नहीं होगा और डायरेक्ट रूप मिल जाएगा, जिससे बनेगा जुष्य। तो ये इन शब्दों के साथ जहाँ पर ऋस्व है वहाँ पे तुक का आगम होगा, जहाँ ऋस्व नहीं है वहाँ तुक का आगम नहीं होगा। ये ध्यान हमें रखना है। इन धातुओं के अंतर्गत शास धातु का रूप बनने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए आप। इसमें एक सूत्र और लगता है, शास इदंग हलो। ये सूत्र कहता है कि शास धातु के पश्चात यदि कित और गित प्रत्यय है तो शास के आ को क्या आदेश हो जाता है? यहाँ पर ई आदेश होगा। देखिए, इससे रूप बनता है शिष्य। एति स्तु शास व्री द्रि जुष क्यप। इस सूत्र से क्या प्रत्यय हुआ? शास प्लस ई क्यप, ये स्थिति हुई। अब शास इदंग हलो, इस सूत्र से हम शास के आ को ऋस्व ही आदेश करेंगे, तब हमारे पास स्थिति होगी शिष्य प्लस क्यप। क्यप में से य शेष रहेगा और तो स्थिति होगी शिष्य प्लस य। शिष्य प्लस य, तो शासी बसी घसी नाम च। इससे हम शिष्य के दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार में परिवर्तित करेंगे, तब हमारे पास स्थिति होगी शिष्य प्लस य, शिष्य रूप बनेगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्रायः पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक धातु और है यहाँ पर मृजे विभाषा। ये सूत्र कहता है कि मृज धातु के साथ, मृज धातु के साथ विकल्प से क्या प्रत्यय होता है। मतलब वैसे तो इसमें ण्यक प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ स्थलों पर क्या प्रत्यय भी होता है। मृजे विभाषा, तो मृज प्लस क्यप, ये स्थिति हुई इस सूत्र से। क्यप में यह रहेगा और इस मृज के री को गुणादेश नहीं होगा, किंगिति से इसका निषेध हो जाएगा, तब आपका रूप बनेगा मृज्य। प्रातिपदिक संज्ञा, सु की प्राप्ति, रू और रू का विसर्ग। इस प्रकार मृज्य रूप निष्पन्न होगा। तो हम
यहाँ पर क्य प्रत्यय से रूप बनेंगे आपके नंबर 1 इत्य, एति से, इणगतौ धातु से स्तु से स्तुत्य, एति स्तु शास, शास से शिष्य, व्री से वृत्य, दृत से आदृत्य, जुष से जुष्य और विकल्प से मृज धातु के साथ मृज्य रूप बनेगा। तो इस प्रकार 7 शब्द क्य प्रत्यय से निष्पन्न होगा। केवल इन 7 धातुओं से ही क्य प्रत्यय का प्रयोग होगा, अन्य धातुओं से नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्य प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही स्थलों पर किया जाता है। तो इस प्रकार कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत हमने आज 2 प्रत्ययों का अध्ययन किया, यत् प्रत्यय का और क्य प्रत्यय का। प्रायः स्वरांत और पवर्ग अंत वाली और औब्ध वाली धातुओं के साथ यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और केवल कुछ ही धातुएं एति स्तु शास व्री दृ जुष और मृज इन धातुओं के साथ हम क्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब शेष बचे हुए ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानं सन्तु।